वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआरई का वो टॉपिक जहाँ से समझिए रिएक्टर की डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। बड़ी ही इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू होने वाली है। यहाँ से समझिए ये टॉपिक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनी है। यहीं से केमिकल इंजीनियरिंग की समझिए एक प्रकार की सीढ़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। यहाँ से आप समझेंगे बेसिकली बहुत बारीकी से रिएक्टर की डिजाइनिंग। तो रिएक्टर की डिजाइनिंग करने के लिए यानी कि रिएक्टर की वॉल्यूम, रिएक्टर की साइज, रिएक्टर की शेप, मतलब हर एक रिएक्टर की फिजिकल से लेके मैथमेटिकल इक्वेशन आप यहाँ से देखेंगे। तो उससे मैथमेटिकल और फिजिकल को फाइंड करने के लिए जो फार्मूले आए हैं वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, उसके लिए उसका कन्वर्जन का फार्मूला, कंसंट्रेशन के फॉर्म में सारी चीज़ मैंने डिस्कस की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सो प्लीज़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो आपका मेथड है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सारे के लिए फार्मूला आपका यहाँ से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज थ्योरेटिकल है लेकिन याद रखिए थ्योरी है, बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है। मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आता है। चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है ये है मेथड यूज टू एनालिसिस ऑफ काइनेटिक डाटा रेट कांस्टेंट। चूँकि थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने क्या किया, पहले नोट्स बना लिया, सोचा फिर डायरेक्ट आपको ऐसे नोट्स के थ्रू ही समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैंने कोई डेरिवेशन नहीं था इसलिए डायरेक्ट मैं इसको थ्योरी है तो लिख के ही दे रहा हूँ आपको। क्या है मेथड यूज टू एनालिसिस ऑफ काइनेटिक डाटा रेट कांस्टेंट, यानी इन सारे मेथड की वजह से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि आपको रिएक्टर की डिजाइनिंग करनी है और उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के जो मेथड है वो कौन कौन से हैं? ये आपके 4 मेथड है, याद रखिए। इंटीग्रल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड जो है ये बस 3 आपको पढ़ने हैं। ये इनिशियल रेट मेथड जो है ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये बी और बीटेक लेवल की जब आप नॉलेज लेते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। बीटेक में आप पढ़ेंगे तो बहुत ब्रीफली आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। ओके, तो हमारा इंटीग्रल मेथड क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए इसमें कई स्टेप हैं, पहले मैं एक टाइप में लिख लिया हूँ इंटीग्रल मेथड क्या है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले इंटीग्रल मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, किसी यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, मतलब कोई एक रिएक्शन आप लीजिए उसको एज्यूम कर लीजिए जिसका आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो क्या बोला मैंने, इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, कोई रिएक्शन को ले लेते हैं, फिर प्राप्त डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। जाहिर सी बात है जब आप कोई रिएक्शन लेंगे तो जब आप कोई रिएक्शन लेते हैं तो उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कुछ DCA अपन DT के टर्म में होता है। अगर एक ही मैं बात करूं तो D अपन DT, DCA अपन DT जो दिख रही है वो क्या है आपकी, वो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने के पहले एक लाइन आता है क्या, वो रीअरेंज करने का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो रिएक्शन एज्यूम किया है वो सही है या गलत, इसे पता करने के लिए रिएक्शन को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और उनमें जो कंसंट्रेशन और टाइम होता है, क्योंकि जो आप रिएक्शन एज्यूम किए हैं वो एज्यूम में आपको रिएक्शन और कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो उनके बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। और वो जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो ग्राफ का जो आपके बीच उसमें y बराबर mx प्लस c से जो आप उसकी कंपेयरिंग करेंगे तो उसमें एक लीनियर आपकी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। अगर वो ग्राफ में जो आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेस की गई वैल्यू सही है। यदि कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं है तो एज्यूम की गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रॉन्ग है, ठीक है। ये है आपके इंटीग्रल मेथड। आइए जानते हैं कैसे एग्जाम में आप लिखेंगे और कैसे कैसे स्टेप बना के हम मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर इंटीग्रल मेथड। बिल्कुल आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, अगर इंटीग्रल मेथड आता है तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही बताया और ऐसे ही आप लिखेंगे तो आप नंबर्स और मैक्सिमम नंबर्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर इंटीग्रल मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ऐसे बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आप हेड वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे एज्यूम ए रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन। कोई एक आप रिएक्शन लेंगे, जैसे लाइक मैंने लिया है ए रिएक्टेंट और पी प्रोडक्ट है। इसके लिए मैंने क्या किया, -RA = -DCA/dt। मैंने बोला ना यहाँ पे
कि इसमें हम आर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। तो यही एक रिएक्शन है, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसका मैं आर्डर कोई मान लूँगा 1 2, ये जो n है वो क्या है, आर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब KCA⁴n मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A⁴A है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर मैं यहीं पे कंसीडर कर लूँ कि इस रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, रेट कांस्टेंट K है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, K इंटू C⁴n के बराबर हो जाता है। अगर मैं रेट कांस्टेंट कंसीडर करता हूँ तो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया है K, तो आपका हो जाएगा माइनस RA इक्वल टू माइनस dCA/dt इक्वल टू माइनस RA इक्वल टू KCA⁴n। ओके, तो यानी पहला आपकी बात तो यहाँ पे हो गई कि आर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम करते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पे है फिर प्राप्त डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने क्या बोला कि रीअरेंज करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, रिएक्शन को रीअरेंज करना, ठीक है। तो अगर रीअरेंज करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो KCA⁴n है, ठीक है, अगर मैं ये क्या है कि जो रेट कांस्टेंट का फंक्शन क्या दिख रहा है, कंसंट्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन कर दूं रेट कांस्टेंट का है, यानी K फंक्शन ऑफ C, यानी रेट कांस्टेंट का फंक्शन क्या है, कंसंट्रेशन है, ऐसे शॉर्टकट आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको KCA⁴n नहीं लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में आते हूँ तो क्या दिखेगा, रीअरेंजिंग द रेट इक्वेशन, यानी क्या था माइनस dCA/, अब रीअरेंज में मैंने क्या किया, इधर देखिए रीअरेंज में मैंने माइनस dCA और क्या किया, इधर dt को उधर ट्रांसफर कर दिया और CA के पास इसी CO को भी ला दिया, यानी कि मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इधर देखिए जब मैंने रीअरेंज किया तो क्या हो गया, माइनस dCA/, उधर FC इधर चला है क्योंकि मैंने अब CA के n को कैसे लिख रहा है, FC से लिख रहा हूँ, तो FC इधर आ जाएगा, K जो है आपका ऊपर वाला वो यहीं का है और dt इधर चला गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग दी एबव इक्वेशन, अब इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे जब तो आपका dCA/FC है और ये dt और k आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझना ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर इनिशियल टाइम में है, ठीक है, तो यानी कि वो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो NA0 होता है, अगर कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो NC0 होता है। तो मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ कि 0 टाइम पर CA0 था, किसी टाइम t पर CA हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें बोला था, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राप्त डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वही मैंने उधर किया है, क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, ओके। अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आप इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो मेथड आएगा, जो आपका डाटा आएगा, उस डाटा के बीच यानी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। और यह जो ग्राफ ड्रा करते हैं, इस ग्राफ में जो आपको स्लोप दिख रहा है, यह स्लोप कैसा होना चाहिए, एक लीनियर होना चाहिए, ठीक है। याद रहे, अगर यह ग्राफ का जो आप ये जो आपका स्लोप दिख रहा है अगर लीनियर नहीं है तो गेस की गई वैल्यू क्या है, गलत है, और अगर यह लीनियर है तो गेस की गई वैल्यू क्या है, सही है। ये रहा आपका इंटीग्रल मेथड। एक बार और मैं आपका पूरी अगर बुलेट एक्सप्रेस की तरह बोलूँ तो रीअरेंज कराऊँ और रिवाइज करा दूँ तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने इंटीग्रल मेथड पढ़ा, इसमें क्या किया, सबसे पहले आर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं जैसा कि इसमें किया, फिर इस आर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। थर्ड स्टेप में आते हैं, क्या करते हैं, इस रिएक्शन को जो आपका रीअरेंज किया उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, किसी जीरो टाइम पर जो रेट कांस्टेंट CA0 होगा, किसी टाइम t पर क्या होगा, वो CA होगा। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें जो स्लोप होता है वो स्लोप हमारा क्या हो, लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं आया अर्थात गेस की गई वैल्यू गलत है, अगर लीनियर आ गया तो गेस की गई वैल्यू क्या हो, सही होगी। तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे आप डाटा के यहाँ पे किसी टाइम t और CA0 पर ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ आपका टाइम हो जाएगा, यहाँ CA0 मैक्सिमम 3 तक आपकी डाटा आ जाएगी। डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी, वो ऐसे आप यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ कुछ आएगी, इसके सेम आती रहेगी, फिर उसी डाटा वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको रीअरेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल्स अब आप जब इसका देखेंगे या डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। अभी ये थ्योरी है इसलिए बस थ्योरी को देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, अगर कुछ भी समझ में आता है तो आपका न्यूमेरिकल्स में बेहद क्लियर हो जाएगा, और इसका जब फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इंटीग्रल मेथड, अक्सर एग्जाम में आता है। अब देखेंगे हम डिफरेंशियल मेथड क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं अगले वीडियो में।